नमस्कार दोस्तों, संविधान सभा का निर्माण इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे संविधान सभा के गठन एवं उसके पुनर्गठन पर। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैबिनेट मिशन ने ये सिफारिश दी थी कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के उपरांत भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था और संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुए थे तथा भारत के विभाजन के उपरांत संविधान सभा का पुनर्गठन कैसे किया गया था, इन 2-3 बिंदुओं की आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम 3 बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे। पहला, संविधान सभा का गठन, और दूसरा, माउंटबेटन योजना और भारत स्वतंत्रता अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे और इन दोनों का भारत की संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा था और उसके उपरांत भारत में संविधान सभा को पुनर्गठित करना पड़ा था। इन 3 बिंदुओं पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो आप जानते हो कैबिनेट मिशन में ये प्रावधान तो था ही कि भारत में संविधान सभा का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाएगा। तो भारत में संविधान सभा का निर्वाचन किया गया और भारत में संविधान सभा का निर्वाचन जुलाई-अगस्त 1946 में किया गया था। जुलाई और अगस्त 1946 में भारत में संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि ये निर्वाचन किसने किया? तो ये ब्रिटिश प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा निर्वाचन किया गया था। आप जानते हो आज़ादी से पहले भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत थे और प्रत्येक प्रांत में एक एक विधानसभा थी। उन विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था और वो निर्वाचन जुलाई-अगस्त 1946 में किया गया था। और किसने किया था संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन? प्रत्येक प्रांत की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ये निर्वाचन किया गया था। प्रत्येक प्रांत, जो कि 11 प्रांत थे, प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा ये निर्वाचन किया गया था और जुलाई-अगस्त 1946 में निर्वाचन किया गया था। तो इस निर्वाचन के उपरांत जो परिणाम आए, तो कौन कौन से दलों को संविधान सभा में कितनी कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो सर्वाधिक सीटें 296 सीटों के लिए जो निर्वाचन हुए थे, कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई थी। उसके बाद में मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी, कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी और यूनियनिस्ट पार्टी को 3 सीटें मिली थी। कृषक प्रजा पार्टी को 1 सीट मिली थी, अनुसूचित जाति संघ को 1 सीट मिली थी, सिख गैर कांग्रेस पार्टी को एक सीट मिली थी, 1 सीट कम्युनिस्ट पार्टी को मिली थी और 8 निर्दलीय भी संविधान सभा के लिए चुने गए थे। तो जितनी सीटों के लिए संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ था, उनमें से सर्वाधिक सीटें किसको मिली थी? कांग्रेस पार्टी को मिली थी। और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 208 सीट मिली थी। उसके बाद में मुस्लिम लीग को सर्वाधिक सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी संविधान सभा में। और उसके बाद में यूनियनिस्ट पार्टी को 3 सीट मिली थी, यूनियनिस्ट पार्टी को 3 सीटें प्राप्त हुई थी और कृषक प्रजा पार्टी को 1 सीट मिली थी, सिख गैर कांग्रेसी को 1 सीट मिली थी, सिख गैर कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली थी और अनुसूचित जाति संघ को 1 सीट मिली थी, अनुसूचित जाति संघ को भी 1 सीट मिली थी और 1 सीट कम्युनिस्ट पार्टी को मिली थी। कम्युनिस्ट पार्टी से सोमनाथ लाहिड़ी संविधान सभा में चुने गए थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी को भी 1 सीट मिली थी और निर्दलीय या स्वतंत्र उम्मीदवार 8 सीटें प्राप्त की थी। निर्दलीयों ने कितनी सीटें प्राप्त की थी, या इनको स्वतंत्र उम्मीदवार भी बोल सकते हैं, 8 सीटें
प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार जुलाई अगस्त में संविधान सभा के लिए जो भारत में प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचन किया गया था, तो उसमें जो भारत की उस समय की प्रमुख पार्टियां थी उनको इस प्रकार संविधान सभा में सीटें मिली थी। तो ये सीटें किस में मिली थी? संविधान सभा में। तो अब आपको इन सीटों को देखकर कुछ पता लग रहा है क्या? सर्वाधिक सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई, मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। तो मुस्लिम लीग को सीटें संविधान सभा में कम प्राप्त होने के कारण मुस्लिम लीग ने एक तो अंतरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था और दूसरा संविधान सभा में भी शामिल होने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनको सीटें कम प्राप्त हुई तो उनको लगा कि भाई हमारी यहाँ पार भारत में पड़ने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने सीटें कम प्राप्त होने के कारण बाद में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन किया गया था उनके द्वारा और पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। तो मुस्लिम लीग के द्वारा एक तो अंतरिम सरकार में शामिल होने से मना किया गया था। अंतरिम सरकार की चर्चा हमने पहले ही कर ली थी। अंतरिम सरकार क्या है? जब तक भारत का संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक भारत के शासन को ये अंतरिम सरकार देखेगी। तो मुस्लिम लीग ने एक तो इसमें शामिल होने से मना कर दिया और दूसरा संविधान सभा का भी उन्होंने बहिष्कार कर दिया। संविधान सभा का बहिष्कार भी मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। यानी कैबिनेट मिशन के द्वारा जो जो भारतीयों को प्रस्ताव दिए गए थे उसमें दो जो प्रमुख प्रस्ताव थे दोनों को ही मुस्लिम लीग ने नकार दिया था। पहले तो उन्होंने कैबिनेट प्रस्तावों को स्वीकार किया था, लेकिन संविधान सभा में जब उनकी स्थिति कमज़ोर साबित हुई, निर्वाचन में कम सीटें मिली, तो इनका बहिष्कार उन्होंने कर दिया था। हालांकि अंतरिम सरकार में वो अक्टूबर में शामिल हो गए थे। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। 2 सितंबर 1946 को हुआ था और इसमें 14 सदस्य सरकार में शामिल होने थे। तो 2 सितंबर को तो मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। बाद में अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई थी। अंतरिम सरकार में बाद में वो इसलिए शामिल हुए ताकि इस सरकार के काम काज में वो बाधा उत्पन्न कर सकें, और जब ज़्यादा बाधा उनके द्वारा खड़ी की गई तो भारतीय जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे, अंतरिम सरकार में शामिल जो नेता थे, उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा देते हैं। इससे गवर्नर जनरल या वाइस राय से वो मिले और कहा कि हम इस सरकार में काम नहीं कर सकते क्योंकि मुस्लिम लीग लगातार इसमें विरोध कर रही है। और संविधान सभा की बैठकें भी 9 दिसंबर 1946 से आरंभ हो गई थी। तो 2-3 सत्र संविधान सभा के आयोजित किए जा चुके थे, फिर भी मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। तो फिर ब्रिटिश सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा कि इस संविधान सभा के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया जाएगा वो मुस्लिम बहुल इलाकों पर लागू नहीं होगा। तो ये निर्णय ब्रिटिश सरकार के द्वारा लिया गया। यानी जो ये संविधान सभा बनी थी, इसके निर्णय जो मुस्लिम बहुल प्रांत हैं जैसे पंजाब है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, सिंध प्रांत, असम, बंगाल, इन क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। और उसके बाद में 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने एक घोषणा की थी। और उन्होंने क्या घोषणा की थी? 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने ये कहा कि हम भारतीयों को 30 जून 1948 को सत्ता सौंप देंगे। यानी 30 जून 1948 से पहले ही हम भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। ये घोषणा क्लीमेंट एटली के द्वारा की गई थी। और क्लीमेंट एटली ने ये घोषणा करके भारत में एक नए वाइसराय को भेजा जिनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसके बाद में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए अंतिम वाइसराय बन के, और भारत आके उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ बातचीत की ताकि उनको शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण किया जा सके। उन्होंने पटेल से, नेहरू से, गांधी से, जिन्ना से, सभी से बातचीत करने का प्रयास किया, बातचीत की ही, लेकिन कोई सर्वसम्मत समाधान नहीं निकल पाया।
तो जब भारतीय नेताओं के साथ सत्ता हस्तांतरित करने के लिए बातचीत की, उसका कोई समाधान नहीं निकला, तो माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा कर दी, जिसको हम माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना कहते हैं। हालांकि माउंटबेटन को जब क्लीमेंट एटली ने भारत भेजा था अंतिम वायसराय बना के, माउंटबेटन को भारत में जब वायसराय बनाकर भेजा था, तो इनको कहा गया कि भाई आपको ये कोशिश करनी है कि भारत को एक रखना है, भारत का विभाजन नहीं करना है, लेकिन अगर संभव नहीं हो तो आप अपने हिसाब से कोई भी निर्णय ले सकते हैं। तो माउंटबेटन ने कोशिश की, भारतीय नेताओं के साथ बातचीत भी की। गांधी ने तो ये भी कहा था कि भाई सारा जो सरकार है वो जिन्ना महोदय को सौंप दो, लेकिन जिन्ना पाकिस्तान लेने के लिए अड़े हुए थे, संविधान सभा में शामिल ही नहीं हुए, अंतरिम सरकार में बाधा पहुंचा रहे थे। तो फिर माउंटबेटन ने माउंटबेटन योजना को प्रकाशित किया, यानी 3 जून को उन्होंने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की घोषणा कर दी, जिसको माउंटबेटन योजना कहा जाता है। और इसको 3 जून योजना भी कहा जाता है, 3 जून योजना। और 3 जून योजना क्या थी? भारत के विभाजन की योजना थी, भारत के विभाजन की योजना थी। और भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान 2 राज्य बनाए जाएंगे। भारत के विभाजन से कितने राज्य बनेंगे? एक भारत बनेगा, दूसरा पाकिस्तान बनेगा। तो भारत के विभाजन की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? माउंटबेटन के द्वारा 3 जून की योजना में रखी गई थी। और संविधान सभा के बारे में माउंटबेटन ने क्या कहा? भाई संविधान सभा का गठन तो हमने देख लिया, ये देखिए संविधान सभा का तो इस प्रकार गठन हुआ था, लेकिन फिर हम माउंटबेटन योजना को और भारत स्वतंत्रता अधिनियम को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके माध्यम से भारत का विभाजन कर दिया गया। तो कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए, कुछ पूर्वी पाकिस्तान में चले गए, कुछ पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए। तो फिर संविधान सभा के सदस्य थे, उनका भी बंटवारा हो गया। तो इसलिए हम इन दोनों योजनाओं को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से भारत में संविधान सभा का पुनर्गठन करना पड़ा था। और पुनर्गठन इसलिए करना पड़ा कि आपको बता दिया कि कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए थे, तो फिर संविधान सभा की संख्या, सदस्यता की संख्या कम हो गई थी, जिनको हम आगे देखेंगे। तो पुनर्गठन को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भारत का विभाजन हुआ था, और भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के माध्यम से हुआ था, और इसको कानूनी रूप दिया गया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। यानी माउंटबेटन योजना के माध्यम से जो प्रस्ताव रखे गए थे उनको भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा कानूनी रूप दिया गया था। इसमें सारी वही बात हैं जो इस योजना में कही गई थी। इनको ब्रिटिश संसद के द्वारा कानून का रूप दे दिया गया। तो पहले अपन देख लेते हैं माउंटबेटन योजना क्या है। तो भारत का विभाजन किया गया और भारत की संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस योजना में कहा गया भाई 2 देश बनेंगे तो संविधान सभा भी कितनी होंगी। माउंटबेटन ने कहा कि भाई 2 संविधान सभा होंगी। एक जो संविधान सभा जिसका गठन कर दिया गया है वो भारत की संविधान सभा कहलाएगी। ये संविधान सभा जो भारत की थी, जिस संविधान सभा का गठन यहाँ पे किया गया है, ये भारत के लिए संविधान बनाएगी और पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो माउंटबेटन योजना के माध्यम से 2 देशों का निर्माण किया गया, 2 संविधान सभाओं का निर्माण भी किया गया। और जिन राज्यों का भारत पाकिस्तान के कारण विभाजन हुआ था, जैसे पंजाब, आधा पंजाब पाकिस्तान में गया, आधा भारत में रहा। आधा बंगाल भारत में रहा, आधा बंगाल पाकिस्तान में गया। असम का भी विभाजन हुआ था। तो वहाँ जो संविधान सभा के सदस्य थे असम, पंजाब और बंगाल से, उनकी सदस्य संख्या का भी पुनर्निर्धारण की जाने की बात माउंटबेटन योजना में कही गई थी। और कहा कि बंगाल, असम और पंजाब के जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनका पुनः निर्वाचन करवाया जाएगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण बात माउंटबेटन योजना में कही थी। तो पहली क्या कही थी कि 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा, 2 संविधान सभा होंगी, एक तो भारत की और दूसरी पाकिस्तान की संविधान सभा होगी।
ठीक है, भारत की संविधान सभा तो जिसका गठन कर दिया गया था वो काम करेगी भारत के लिए, और पाकिस्तान के लिए नई संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। और दूसरी बात इन्होंने कही कि जिन प्रांतों का भारत पाकिस्तान के कारण विभाजन हुआ है वहाँ संविधान सभा के सदस्यों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। विभाजन के कारण जिन प्रांतों का विभाजन हुआ है, कौन कौन से प्रांतों का हुआ था भाई? पंजाब का हुआ था, बंगाल का हुआ था, अभी आपको बता देंगे, और असम का हुआ था। तो इन तीनों राज्यों से जो संविधान सभा में सदस्य की संख्या तय की गई थी उनका पुनर्निर्धारण करना पड़ेगा, क्योंकि आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, आधा बंगाल पाकिस्तान में चला गया, आधा असम पाकिस्तान में चला गया था। और यहाँ से फिर संविधान सभा के लिए दोबारा निर्वाचन किया जाएगा। तीसरी बात की, संविधान सभा के लिए इन राज्यों से पुनर्निर्वाचन किया जाएगा। ये तीन महत्वपूर्ण बात माउंटबेटन योजना के माध्यम से कही गई थी। और माउंटबेटन योजना में जो बातें कही गई थी इनको कानूनी रूप दिया गया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। इसमें सारी वही बात है जो माउंटबेटन ने 3 जून को कही थी। तो आइए देख लेते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम क्या था, कब ये अधिनियम बना था। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को कानून के रूप में बन गया था। ब्रिटिश संसद ने इसको 5 जुलाई को पारित कर दिया था। 18 जुलाई को सम्राट की अनुमति मिल गई, तो ये 18 जुलाई 1947 को अधिनियम बन गया था। और इस अधिनियम में कुछ प्रावधान किए गए, उनकी बात भी कर लेते हैं। एक तो कहा गया कि भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया जाता है, यानी इस अधिनियम के द्वारा भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया, भारत को संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र 15 अगस्त 1947 को किया जाता है। एक तो भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की, और दूसरी बात किसकी घोषणा की कि 2 डोमिनियन स्टेट का निर्माण किया जाएगा, 2 अधिराज्यों का निर्माण किया जाएगा। और अधिराज्य कौन से होंगे? एक भारत होगा, दूसरा पाकिस्तान होगा। और 15 अगस्त 1947 को 2 अधिराज्य स्थापित किए जाएंगे, 2 अधिराज्य स्थापित किए जाएंगे, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। ये 2 राज्यों की स्थापना की बात करता है। अब सवाल उठता है कि अधिराज्य क्या होता है? इसको डोमिनियन स्टेट भी बोलते हैं। अधिराज्य को क्या बोलते हैं? डोमिनियन स्टेट। तो डोमिनियन स्टेट का ये मतलब होता है कि जो राज्य होता है उसका सारा प्रशासन भारतीयों के हाथ में होगा, यानी भारत का सारा प्रशासन तो भारतीयों के हाथ में होगा, लेकिन भारत का जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो ब्रिटेन का सम्राट होगा। भाई शासन का सारा कार्य भारतीयों के हाथ में होगा, लेकिन भारत का जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो कौन होगा? ब्रिटिश सम्राट होगा। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? डोमिनियन स्टेट बोलते हैं। जैसे वर्तमान में भारत का हेड ऑफ स्टेट कौन है? भारत का राष्ट्रपति है। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति की जगह किसका स्थान था? ब्रिटेन के सम्राट का स्थान था। इसलिए इस प्रकार का जो राज्य होता है जिसका हेड ऑफ स्टेट कोई बाहरी देश का शासक होता है उसको क्या बोलते हैं? डोमिनियन स्टेट बोलते हैं। तो 15 अगस्त को भारत आज़ाद तो हो गया था, लेकिन भारत अधिराज्य था, डोमिनियन स्टेट था। और जब भारत के निर्वाचित राष्ट्रपति ने पद ग्रहण किया तब भारत गणतंत्र बना था। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत का जो राजनीतिक दर्जा था वो डोमिनियन स्टेट का था, क्योंकि इस दौरान भारत के हेड ऑफ स्टेट कौन थे? ब्रिटेन के सम्राट थे। ज्यों ही भारत के राष्ट्रपति ने पद ग्रहण किया 26 जनवरी 1950 को, तो भारत गणतंत्र हो गया था, क्योंकि तब भारत का हेड ऑफ स्टेट कौन था? भारत का राष्ट्रपति था। तो डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य की बात समझ में आ गई होगी आपको। और तीसरी बात क्या की गई थी? इसमें कहा गया कि भी ब्रिटेन का जो शासन है भारत पर वो समाप्त किया जाता है, वायसराय का पद समाप्त किया जाता है, भारत मंत्री का पद समाप्त
किया जाता है। और इसके अलावा जो देशी रियासतें हैं, देशी रियासतों को ये स्वतंत्रता दी गई थी कि या तो आप भारत में शामिल हो जाइए या पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या आप दोनों राष्ट्रों से स्वतंत्र भी रह सकती हैं। तो देशी रियासतों के लिए ये प्रावधान किए गए थे। और एक प्रावधान ये किया गया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाएगी, लेकिन दोनों देशों के कैबिनेट की सिफारिश पर ही वो गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। तो ये बात भी भारत स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से की गई थी। और संविधान सभा के बारे में भारत स्वतंत्रता अधिनियम में क्या बात कही गई थी, इसमें कहा गया कि दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा होगी। क्या बात कही गई थी कि दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा होगी। एक संविधान सभा भारत की होगी, दूसरी संविधान सभा पाकिस्तान की होगी। इसका मतलब इस अधिनियम के माध्यम से दो संविधान सभाओं को कानूनी दर्जा दिया गया था। और एक प्रावधान और था महत्वपूर्ण कि जब तक भारत के संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक भारत का शासन किस अधिनियम से चलेगा? तब तक भारत का शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से चलेगा। तब तक 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उससे भारत का शासन चलेगा। और तो इस प्रकार ये प्रावधान भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा किए गए थे। अब हम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का संविधान सभा पर प्रभाव देखेंगे कि भाई इससे संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा। इन दोनों जो योजना थी और ये अधिनियम था, इसका भारतीय संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए देखते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का भारत की संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो पहला प्रभाव तो ये पड़ा है कि 1947 के बाद में भारत क्या हो गया? 1947 के बाद में भारत स्वतंत्र हो गया। तो इसका मतलब है भारत की जो संविधान सभा थी वो भी एक संप्रभु निकाय हो गई थी, यानी वो भी ब्रिटिश सरकार के बंधनों से मुक्त हो गई थी। क्योंकि भाई जब भारत ही स्वतंत्र हो गया तो इसकी जो संविधान सभा थी वो भी स्वतंत्र हो गई। संविधान सभा के स्वतंत्र होने का मतलब ये है कि कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए थे। अनेक प्रतिबंधों के अधीन उसको भारत के संविधान का निर्माण करना था। तो जब भारत स्वतंत्र हो गया तो संविधान सभा भी स्वतंत्र हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से भारत की संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़े? भारत की संविधान सभा संप्रभु निकाय बन गई थी। संविधान सभा पर प्रभाव 1947 के अधिनियम का भारत की संविधान सभा पर प्रभाव। तो पहला प्रभाव पड़ा, संविधान सभा संप्रभु निकाय बन गई है। संविधान सभा संप्रभु निकाय बन गई है, यानी संप्रभु संस्था बन गई। और संप्रभु संस्था बनने का मतलब क्या होता है? संप्रभु संस्था बनने का मतलब होता है अब भारत की संविधान सभा पर किसी अन्य देश का कोई नियंत्रण नहीं है। अन्य देश का मतलब ब्रिटेन का। अब भारत की संविधान सभा जो चाहे अपनी इच्छा से संविधान का निर्माण कर सकती है। यही मतलब है संविधान सभा के संप्रभु होने का। इसका मतलब भारत की संविधान सभा अपनी इच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है। संविधान सभा पर कैबिनेट मिशन के माध्यम से जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो प्रतिबंध इससे हट चुके हैं। तो पहला प्रभाव तो ये पड़ा था कि संविधान सभा संप्रभु निकाय हो गई, यानी संविधान सभा आज़ाद हो गई। संविधान सभा भी किससे? ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से। अब जो चाहे वो संविधान बना सकती है। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि भारत की जो संविधान सभा थी उसको संविधान के निर्माण के साथ साथ आज़ाद भारत के लिए कानून निर्माण करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया था। क्योंकि जब भारत आज़ाद हो गया तो भारत 1935 के शासन के अधिनियम से काम करे ये जरूरी नहीं था। तो आज़ाद भारत के लिए कानून निर्माण करने की भी आवश्यकता थी। और कानून निर्माण करने के लिए या तो कोई संसद होती है, तो भारत में उस समय संसद तो थी नहीं। तो जो भारत की संविधान सभा थी
उसको ही भारत के लिए कानून निर्माण करने की शक्ति दी गई थी। इसका मतलब संविधान सभा के दो कार्य हो गए। पहला, भारत के लिए संविधान का निर्माण, दूसरा, आज़ाद भारत के लिए कानून का निर्माण करना। तो संविधान सभा की दोहरी भूमिका किस रूप में थी? संविधान सभा के रूप में और भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी संविधान सभा ने कार्य किया था। तो संविधान सभा ने संविधान का निर्माण, संविधान निर्माण और भारत के लिए कानून निर्माण, संविधान निर्माण और दूसरा कार्य क्या था? भारत के लिए कानून निर्माण करने का अधिकार प्राप्त हो गया। यानी संविधान निर्माण करने का तो कार्य पहले ही था, आज़ाद होने के बाद में कानून निर्माण करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। इसका मतलब संविधान सभा भारत की अंतरिम संसद बन गई। भारत की क्या बन गई? संविधान सभा अंतरिम संसद बन गई, जो भारत के लिए कानून निर्माण करने का कार्य करती थी, विधि निर्माण करने का कार्य करती थी। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से ये दो महत्वपूर्ण प्रभाव संविधान सभा पर पड़े थे। तो अब हम देखते हैं संविधान सभा का पुनर्गठन। तो संविधान सभा का पुनर्गठन क्यों किया जाता है, इसका उत्तर आपको यहाँ मिलेगा। इसीलिए हमने इन दोनों योजनाओं को पढ़ा है, क्योंकि भारत का विभाजन होने के कारण देखिए कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए थे। पहले भी हमने बात की थी, जैसे ये मान लीजिए भारत का मानचित्र है टूटा फूटा, भारत के आज़ाद होने से पहले ये भारत का मानचित्र है, मान लीजिए ये भारत का मानचित्र है। तो अब भारत का जब विभाजन किया गया था तो ये जो क्षेत्र है, जो मैं अब लाइन खींचूंगा, ये पाकिस्तान में चला गया है। ये जो इधर वाला क्षेत्र है ये कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। और कुछ यहाँ का जो क्षेत्र है, कुछ इधर बंगाल वाला जो इलाका है वो भी कहाँ चला गया था? पाकिस्तान में चला गया था। तो यहाँ भी भारत का विभाजन हुआ था, इस साइड में भी जैसे इस प्रकार भारत का विभाजन हुआ था। और ये बांग्लादेश बना था यहाँ पे। तो ये क्या बन गया यहाँ पे? पाकिस्तान बन गया, सॉरी बांग्लादेश तो बाद में बना था। ये पूर्वी पाकिस्तान था और ये पश्चिमी पाकिस्तान था। तो यहाँ पंजाब राज्य था, सिंध था, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत थे, और इधर बंगाल का आधा भाग पाकिस्तान में चला गया, असम का आधा भाग पाकिस्तान में चला गया। तो कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में जाने के कारण वहाँ से जो संविधान सभा के सदस्य थे वो भी पाकिस्तान में चले गए। इसलिए भारत में संविधान सभा का पुनर्गठन करना पड़ा था। और भारत में जो संविधान सभा कैबिनेट योजना के माध्यम से सदस्य संख्या बताई गई थी 389, वो घटकर कितनी हो गई? 318 हो गई थी। तो इसलिए हमने इस पुनर्गठन को समझने के लिए इन दोनों योजनाओं की बात की थी। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन कैसे किया गया। 389 सदस्यों से संख्या घटकर 318 कैसे हुई, और 318 जब सदस्य संख्या हुई तो ब्रिटिश भारत को कितनी सीटें मिली, देसी रियासतों को कितनी सीटें मिली थी। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन। तो पुनर्गठन संविधान सभा में जो पुनर्गठित संविधान सभा थी उसमें सदस्यों की संख्या पहले कितनी हो गई थी? 318 हो गई थी। ये लिख लेते हैं इधर, संविधान सभा का पुनर्गठन। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि पुनर्गठन किया क्यों गया था? भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण। और पुनर्गठन के कारण जो संविधान सभा की सदस्य संख्या थी, पहले तो 389 थी कैबिनेट मिशन के माध्यम से, तो बाद में पुनर्गठित होने के बाद में कितनी हो गई? 318 हो गई। अब 318 में से ब्रिटिश भारत के हिस्से में कितनी सीट आई और देसी रियासतों के हिस्से में कितनी सीट आई थी? तो देसी रियासतें भी कुछ पाकिस्तान में चली गई थी, तो इनकी सीटें घटकर 89 हो गई। और ब्रिटिश भारत को जो सीटें मिली थी वो थी 229, और 229 में से 3 सीटें तो चीफ कमिश्नर प्रांत की थी, चीफ कमिश्नर प्रांत की थी, और
226 सीटें ब्रिटिश प्रांतों की थी। जो ब्रिटिश प्रांत थे उनके हिस्से में 226 सीटें आई थी। और जो चीफ कमिश्नर प्रांत थे भारत में कौन कौन से रहे थे? दिल्ली रहा था, कूर्ग और अजमेर तथा मेरवाड़, ये भारत में रह गया था, और जो बलूचिस्तान था वो पाकिस्तान में चला गया। तो संविधान सभा का पुनर्गठन, ये पुनर्गठन कब हुआ था? 15 अगस्त को। यानी जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, उसके कारण भारत में 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 318। ये जो संख्या है ये 15 अगस्त 1947 को भारत की संविधान सभा की संख्या है। तो 226 ब्रिटिश प्रांतों के हिस्से में, 3 सीटें चीफ कमिश्नर प्रांतों के हिस्से में आई, और 89 सीटें देसी रियासतों के हिस्से में आई थी। ठीक है, ये तो 15 अगस्त 1947 के संविधान सभा की सीटों की संख्या है। उसके बाद में 27 जनवरी 1948 को कुछ प्रांतों में संविधान सभा की सीटों की संख्या में वृद्धि की गई थी। तो उसके बाद में जो संविधान सभा की सदस्यों की संख्या वो बढ़कर कितनी हो गई? 324 हो गई थी। ये 324 सीटें क्यों हुई थी? यानी 6 सीटें कहाँ बढ़ी थी? जिसमें बंगाल से 2 सीटों में वृद्धि की गई, और जो पंजाब राज्य था, पंजाब से 4 सीटों की वृद्धि की गई थी। तो 318 प्लस 6 कितनी हो गई? 324 सीटें हो गई थी। और ये संख्या कब की है? कौन सी डेट की है? ये संख्या है 27 जनवरी 1948 को। 27 जनवरी 1948 को संविधान सभा का पुनर्गठन होने के बाद में सीटें कितनी हो गई थी? 324 हो गई थी। और 324 में से कितनी कितनी सीटें थी? देसी रियासतों की वही 89 सीटें हैं। देसी रियासतों की सीटें कितनी थी? 89 ही रही। जबकि जो ब्रिटिश भारत था उनकी सीटें कितनी हो गई? 235। ब्रिटिश भारत की 229 से 6 बढ़कर कितनी हो गई? 235 हो गई। 235 में से चीफ कमिश्नर प्रांत की 3 सीटें रही थी। चीफ कमिश्नर प्रांत की 3 सीटें थी। और इधर जो ब्रिटिश प्रांत थे, ये जो संख्या थी ये तो ब्रिटिश भारत की थी। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या बढ़कर हो गई 232। तो इस प्रकार ये संख्या 27 जनवरी 1948 को 324 हो गई थी। और ये क्यों हुई थी इसका आपको पता लग गया। बंगाल और पंजाब में 6 सीटों की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी। और राज्यसभा की अगर हम वेबसाइट देखते हैं, संसद की वेबसाइट पर आप जाओगे तो 31 दिसंबर 1947 को भी संविधान सभा के सदस्यों की तत्कालीन संख्या का प्रावधान किया गया है। और कई बार यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि 31 दिसंबर 1947 को भारत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये तो कुल सदस्य संख्या है संविधान सभा की। और 31 दिसंबर 1947 को जो संसद की वेबसाइट पर संविधान सभा की सदस्यों की संख्या दी गई है वो तत्कालीन सदस्यों की संख्या है कि उस समय कितने सदस्य थे। तो 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? और ये संसद की वेबसाइट के अनुसार है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सदस्यों की संख्या थी 299। यहाँ पे कितनी दिखाई गई है? 299 संख्या दिखाई गई है। और ये संख्या क्या है? तत्कालीन सदस्यों की संख्या। तत्कालीन सदस्यों की संख्या। भाई 31 दिसंबर 1947 को भारत में संविधान सभा की तत्कालीन सदस्यों की संख्या कितनी थी? यानी उस समय जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? 299 थी। तो इसमें से देसी रियासतों के लिए दिखाई गई है 70। देसी रियासतों की सदस्य संख्या कितनी बताई गई है? 70 बताई गई है। और चीफ कमिश्नर प्रांत की सदस्य संख्या 3 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और ब्रिटिश जो प्रांत हैं वहाँ से सदस्यों की संख्या 226 बताई गई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी।
तो ये आपको ध्यान में रखना 299 थी। ये तो थी तत्कालीन सदस्यों की संख्या। और भारत की संविधान सभा की जो अंतिम संख्या वो कितनी है? 324 है। प्रारंभिक संख्या कितनी है? 389 है। 15 अगस्त 1947 को कितनी है? 318 है। और ये संख्या अंतिम तक यानी 26 नवंबर 1949 तक यही संख्या रही है। तो अब इनमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, सारी सदस्य संख्या अलग अलग टाइम पर बताई गई है। अब हम देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को जो ब्रिटिश प्रांत थे, इनमें प्रांतों को कितनी कितनी सीटें आवंटित थी उसको भी देख लेते हैं। कई बार यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं। 1947 को 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में प्रांतों को आवंटित की गई संख्या, प्रांतों को आवंटित संख्या कितनी है? तो देखिए, जो सबसे बड़ा प्रांत था संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी 55। ये संख्या कब की बता रहे हैं? 31 दिसंबर 1947 को। उसके बाद में आता है मद्रास। मद्रास से 49 सदस्य संख्या आए थे संविधान सभा में। उसके बाद में आता है बिहार। बिहार से 36 संख्या थी। उसके बाद में आता है बम्बई। बम्बई में सदस्यों की संख्या 21 थी। और उसके बाद में आता है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल से सदस्यों की संख्या थी 19। उसके बाद में पंजाब आता है। पंजाब में सदस्यों की संख्या थी 12। और उसके बाद में उड़ीसा। उड़ीसा में सदस्यों की संख्या 9 थी। और उसके बाद में असम। असम से सदस्यों की संख्या 8 थी। तो ये जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या है 31 दिसंबर की है। अब सर्वाधिक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कहाँ से थी? संयुक्त प्रांत से थी। सर्वाधिक संख्या किस प्रांत से थी? संयुक्त प्रांत से थी। और जब हमने आपको बताया कि 2 सदस्यों की संख्या बंगाल से बढ़ाई गई थी और 4 सदस्यों की संख्या पंजाब से बढ़ाई गई थी, तो इनमें जोड़ सकते हैं। बंगाल में बाद में 2 जोड़ने पर कितनी हो गई थी? 21 हो गई थी। पंजाब में 4 जोड़ी गई तो फिर कितनी हो गई? 16 हो गई थी। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। जो बढ़ी हुई संख्या है वो ये है। तो इस प्रकार सर्वाधिक जो संख्या थी वो प्रांतों में संयुक्त प्रांत से थी। और जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों में सर्वाधिक संख्या कौन सी रियासत से थी? हैदराबाद से थी। हैदराबाद रियासत से संविधान सभा में 16 सीटें आवंटित की गई थी। लेकिन हैदराबाद को आपको ध्यान में रखना चाहिए, हैदराबाद कभी भी संविधान सभा में अपने सदस्यों को नहीं भेजा गया था। तो ऐसी देसी रियासत जिसने संविधान सभा में शामिल नहीं हुई वो है हैदराबाद। ठीक है, ये संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। तो नहीं हुई तो फिर इसके बाद की कौन सी रियासत है जिसमें संविधान सभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक थी? तो वो है मैसूर। और मैसूर से संविधान सभा में 7 सदस्य गए थे। तो हैदराबाद शामिल नहीं हुई, तो देसी रियासत कौन सी बच गई? मैसूर, जहां से संविधान सभा में 7 सदस्य शामिल हुए थे। तो इस प्रकार ये भारत में कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार जो संविधान सभा का गठन किया गया था उसकी संख्या है, पुनर्गठित संविधान सभा की संख्या है, और अंतिम रूप से संविधान सभा के सदस्यों की संख्या आपके सामने 324 है। तो ये जो संख्या है अलग अलग टाइम पर अलग अलग है, इनको आप याद रख सकते हो। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।